नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा शुरू कर रहे थे। हमने अपनी चर्चा में देखा किस प्रकार से भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा कानून बनाए गए। एक व्यापारी कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आती है और किस प्रकार से इस पूरे देश को अपने शासन के अधीन कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है, अपना गुलाम बना लेती है। किस प्रकार से उनकी पृष्ठभूमि रही, किस प्रकार से उनकी रणनीति रही इस पूरे भूभाग को जीतने के लिए। हमने एक अधिनियम देखा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के एक्ट के अनुसार भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया। बंगाल के गवर्नर को भारत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। मद्रास एवं बॉम्बे प्रेसिडेंसियों के अधिकारियों को गवर्नर बनाया गया और उन गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया। इस एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए शासन करने का अधिकार दिया गया। इसी कड़ी में 1884 के अंदर एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसमें भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया जाता है, जिसमें राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को करने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है। इसके बाद हमने देखा 1793 का चार्टर एक्ट, जिसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार फिर से 20 वर्षों का शासनाधिकार दे दिया जाता है, जिसका प्रभाव समाप्त होता है 1813 में। और 1813 में फिर एक चार्टर के द्वारा इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का शासन अधिकार दे दिया जाता है। इसी कड़ी में 1853 की बात आती है। 1853 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों का शासनाधिकार न देकर के आगामी नई व्यवस्था तक शासन करने का अधिकार दिया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह हुआ था, उसके बाद उसके ही अगले वर्ष 1858 के अंदर ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए एक नियम पारित किया जाता है, जिस नियम का नाम रखा जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। जिस नियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो एक व्यापारिक कंपनी थी, का शासनाधिकार समाप्त कर दिया जाता है और भारत पर अब सीधा शासन किसका हो जाता है? ब्रिटिश क्राउन का हो जाता है। उसके बाद में हमने देखा 1909 का पार्लियामेंटो अधिनियम। उसके बाद जिसमें हमने देखा कि भारत में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को प्रारंभ करके ब्रिटिश सरकार ने एक प्रयोग किया भारत में, जिसका परिणाम हमें देखने को मिलता है 1916 में, जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो जाते हैं। जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग अलग अलग हो जाते हैं, उस रूप में हमें इसका परिणाम देखने को मिला। उसके बाद 1919 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 का लागू किया गया, जिसका नाम रखा गया मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में वापस से द्वैध शासन को प्रारंभ कर दिया गया, जिसमें संघात्मक ढांचा बनाया गया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इनकी व्यवस्था की गई। इसके अंदर ये व्यवस्था की गई कि लोग लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अलग किया गया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो 1919 का जो चार्टर एक्ट था, इसके अंदर सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली चलाई जाती थी, इसमें 4 समुदाय और जोड़ दिए गए: सिख, यूरोपियन, भारतीय ईसाई और आंग्ल भारतीय। इस प्रकार से इसमें 4 शब्द और जोड़ दिए गए, 4 समुदाय और जोड़ दिए गए, क्योंकि जब 1909 में इन्होंने जो प्रयोग करके देखा, मुस्लिम लीग के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करके उनको उसका परिणाम मिला कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस अलग अलग हो चुके थे। अब इन्होंने देखा कि हम इनको और तोड़ देते हैं, इनमें और फूट डाल देते हैं। 1919 के इस अधिनियम की समीक्षा होनी थी 10 वर्षों बाद, मतलब 1929 में इसकी समीक्षा होनी थी, लेकिन इसकी समीक्षा के लिए 1927 के अंदर ही साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है।
1927 में साइमन कमीशन को भारत भेजा जाता है। इस साइमन कमीशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं जॉन साइमन को। जॉन साइमन को अध्यक्ष बनाया जाता है। के बाद ये जो साइमन कमीशन था ये एक वैधानिक आयोग था। साइमन कमीशन 7 सदस्यीय आयोग था। भारत में जब ये आया तो भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। काले झंडे दिखा करके गो साइमन के नारे लगाए गए। इस प्रकार से हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। आज के सेशन को शुरू करेंगे इसके बाद से हम बात करेंगे दोस्तों 1928 से क्या व्यवस्था चल रही थी उस वक्त भारत में। इस वक्त देखो ये जो समय था, जैसे 1915 में, जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से वापस भारत में आ चुके थे और 1928 तक महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे थे। अब पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, अपने आप को झोंक चुके थे इस भारत की आजादी में। इसके बाद 1928 का ये जो वक्त है इसके अंदर नेहरू रिपोर्ट आई है। नेहरू रिपोर्ट आई। ये जो नेहरू रिपोर्ट आई इसका रीजन ये था, भारत के अंदर अब पूर्ण शासन माना जाता था। पूर्ण शासन मांग पूर्ण शासन की मांग के लिए भारत में स्वशासन की मांग के लिए जैसे 1914 और 15 में होम रूल मूवमेंट चालू किया गया, उसी प्रकार से नेहरू रिपोर्ट में भी स्वशासन की मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट में भी स्वशासन की मांग की गई। इस नेहरू रिपोर्ट को दिया था मोतीलाल जी नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने इस नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। नेहरू रिपोर्ट को प्रस्तुत किया किसने किया? मोतीलाल नेहरू ने इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस नेहरू रिपोर्ट में इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा, जारी रखना मांगा और इन्होंने मांग की स्वशासन की मांग की। लेकिन इस स्वशासन में इन्होंने स्वराज्य की बात नहीं की, पूर्ण स्वराज की बात नहीं की। इन्होंने कहा हम ब्रिटिश का एक डोमेनियन स्टेट बनकर रहना चाहते हैं। हम कुछ नियम खुद बनाएंगे और कुछ जो हमारे लिए नियम कौन बनाएगा? ब्रिटिश संसद बनाएगी। हम भारत में अपना शासन खुद चलाएंगे, लेकिन हम किसके अधीन रहकर चलाएंगे? तो ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश संसद के अधीन रहकर चलाएंगे। उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि हमें भारत में, क्योंकि उन्हें उस वक्त ऐसा लगता था कि इस वक्त अभी अंग्रेज हमें पूर्ण शासन नहीं देंगे, जो कुछ मिल जाए वो ही अच्छा है। इस वक्त उन्हें उनसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि अंग्रेज हमें पूर्ण शासन दे देंगे। इन्हें यह लगता था कि जो मिल जाए वो ठीक है, धीरे धीरे हम स्वराज्य भी ले लेंगे। इन्होंने उस वक्त अंग्रेजों से मांग की कि हमें अधिराज दे दो। अधिराज यानी कि हम आपके अधीन तो रहेंगे, लेकिन इस भारत में शासन हमारा भी चलेगा, सरकार हमारी रहेगी, नियम आपके कुछ चलेंगे, कुछ हमारे चलेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने व्यवस्था रखी कि इस भारत में सरकार हमारी चलेगी, लेकिन किसके अधीन चलेगी? तो ब्रिटिश संसद के अधीन चलेगी, सरकार हमारी चलेगी। स्वराज, अधिराज इसको बोलते हैं डोमेनियन स्टेट। डोमेनियन स्टेट। इन्होंने डोमेनियन स्टेट की मांग की। इन्होंने किसकी मांग की? अधिराज की मांग की, न कि पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इसको सांप्रदायिक आधार पर जो निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई थी 1909 के अधिनियम में, 1919 के अधिनियम में, उसको इन्होंने कहा कि वो जारी रहने दो और हमें और क्या दे दो? अधिराज दे दो। सरकार हम चलाएंगे, अधीन आपके होंगे, नियम आपके चलेंगे, ये इन्होंने कहा। इनके जो कुछ जो स्वतंत्रता
संग्राम में जो कार्यरत लोग थे, उनमें से अधिकांश का मानना ये था कि हम भारत में स्वराज्य चाहते हैं। लेकिन उस वक्त जो बहुमत आया था, इन्होंने जो बहुमत जनमत जो लोगों से करवाया, उससे जो बहुमत निकला, उस बहुमत का जो निर्णय था वो क्या था? अधिराज था। उन्होंने कहा हम अभी डोमिनियन स्टेट के रूप में, अधिराज के रूप में भारत का शासन ग्रहण करना चाहते हैं। धीरे धीरे हम पूर्ण स्वराज्य भी प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार की उस वक्त की स्थिति रही। ये टाइम था 1928 का, जब मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को तो जारी रखना मांगा गया, लेकिन साथ साथ क्या मांगा उन्होंने कि हमें अधिराज दे दो, हमें सरकार हमारी चलाने दो, नियम आपके चलेंगे। इस प्रकार का उन्होंने अधिराज मांगा अंग्रेजों से। तो ये थी 1928 की मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट। इसके बाद धीरे धीरे और जो व्यवस्थाएं चली, उनमें देखो, एक जो मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, इन्होंने इस नेहरू रिपोर्ट से असंतोष व्यक्त किया। ये इससे खुश नहीं थे, नाखुश हुए। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट से असंतोष व्यक्त किया, नेहरू रिपोर्ट से असंतोष प्रकट किया प्रकट किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस नेहरू रिपोर्ट से असंतोष प्रकट किया। इन्होंने कहा कि मैं इस रिपोर्ट से खुश नहीं हूं, हमें अधिराज नहीं चाहिए। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तो इस बात पर अड़े थे कि हमें एक नया देश चाहिए, हमें एक नया देश चाहिए। इन्होंने ये कहा कि एक सरकार हमारी मुस्लिम लीग की चलनी चाहिए, दूसरी आप अपनी चलाओ। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को अकेले ही सरकार न मिले, एक मुस्लिम लीग को सरकार मिले, और एक कौन चलाएंगे? कांग्रेस चलाए या कोई और चलाए। इस प्रकार की इनकी व्यवस्था रही थी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना इस नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं हुए। 1929 बाद में 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक 14 सूत्रीय एक रिपोर्ट पेश की अपनी, जिसे जिन्ना के 14 सूत्र भी कहते हैं, जिसे जिन्ना के 14 सूत्र भी कहते हैं। नेहरू रिपोर्ट से नाखुश होकर के, नेहरू रिपोर्ट से खुश ना होकर के, ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने 14 सूत्रीय रिपोर्ट पेश की। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में 14 सूत्रीय या 14 सूत्रीय रिपोर्ट पेश की, जिसे जिन्ना के 14 सूत्र कहते हैं, जिन्ना के 14 सूत्र कहते हैं। इन्होंने कहा कि हमें साथ में सरकार बनाने का मौका मिले। अधिराज जो आप मांगते हो वो तो ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग भी साथ में सरकार बनाएगी, ये भी मांग रखनी चाहिए। और ये जो मांग थी मुस्लिम लीग के लिए अलग से सरकार बनाने की मांग, उस रिपोर्ट में नहीं थी। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना उस रिपोर्ट से नाखुश हुए। उसके बाद दोस्तों 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। अब बात चलेगी, अब जो आगे जो बातें आ रही हैं उसमें, अब ये जो टाइम आ रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, 1929 के बाद जो टाइम चलेगा, इसमें क्या है, जो क्रांतिकारी जैसे है, जो स्वतंत्रता संग्राम में कार्यरत राजनेता थे, वो अब भारत में स्वशासन की मांग को प्रबल करना चाहते थे, भारत को अब जल्दी से जल्दी आजाद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे भारत में संविधान बनाने की कोशिश करनी स्टार्ट कर दी, संविधान की मांग रखनी स्टार्ट कर दी, अपने खुद के लिए स्वराज्य मांगना प्रारंभ कर दिया, अंग्रेजों से नाखुश होते चले गए।
जैसे महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चला दिया, दांडी मार्च चला दिया। तो इस प्रकार के कुछ नियम उन्होंने चला रखे थे, इस प्रकार के कार्यक्रम उन्होंने चला रखे थे ताकि हम अंग्रेजों से छुटकारा पा सकें, इन्हें वापस इनके देश भेज सकें और अपने देश में खुद शासन कर सकें, भारत में शासन भारतीयों का हो सके, इनकी ये मंशा थी। इसी सिलसिले में जो कांग्रेस थी उसका अधिवेशन हुआ लाहौर में दिसंबर 1929 के अंदर। उसमें क्या व्यवस्था हुई वो भी देखते हैं। दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन हर साल हुआ करता था, लगभग दिसंबर में हुआ करता था, अलग अलग जगहों पे हुआ करता था। इनके अध्यक्ष भी, हर जगह के अध्यक्ष भी अलग अलग बनाए जाते थे। कांग्रेस का ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इस लाहौर में जब अधिवेशन हुआ दिसंबर 1929 में हुआ, इसके अध्यक्ष बनाए गए जवाहरलाल जी नेहरू को। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इस लाहौर अधिवेशन में मांग की कि हम भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं, पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं, पूर्ण स्वराज्य की मांग की, पूर्ण स्वराज्य की मांग की। कब की? 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी ने रिपोर्ट मांग की कि हम भारत के लिए क्या चाहते हैं? पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं, पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं, पूर्ण स्वराज्य चाहते हैं। इससे पहले जब मोतीलाल जी नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट पेश की, उसमें उन्होंने अधिराज्य की मांग की, न कि पूर्ण स्वराज्य की। इन्होंने क्या कहा कि हमें भारत में शासन करना है, खुद करेंगे, हम किसी के अधीन रहकर अपनी सरकार नहीं चलाएंगे, हम अपने नियम अपने खुद के हिसाब से बनाएंगे, हमारे देश के लोगों के हित में बनाएंगे। हम इस प्रकार से सरकार चलाना चाहते हैं कि भारत और भारतीयों का क्या हो? विकास हो। भारत के जो उद्योग धंधे ब्रिटिश शासन के दौरान जो नष्ट हो चुके हैं, जो लोक उद्योग, जो लघु उद्योग जो नष्ट हो चुके हैं, उन सभी को वापस हमें विकसित करना है, उन सभी का विकास करना है। ये सब मांग थी इनकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की और कांग्रेस की इस वक्त की यह मांग थी। लाहौर अधिवेशन में ये सारी बातें हो रही थी। इसी लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि हम भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम भारत में क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो इन्होंने ही प्रथम स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। इन्होंने ये कहा कि जो जनवरी 1930 में जो अंतिम रविवार होगा, जो अंतिम रविवार होगा, उस दिन हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम उस दिन को स्वतंत्रता दिवस घोषित करते हैं, इन्होंने घोषणा की। और जो उस दिन का जो जनवरी 1930 के अंतिम रविवार की जो तारीख थी, वो थी दोस्तों 26 तारीख, 26 तारीख थी, 26 जनवरी 1930। जनवरी 1930 में जो अंतिम रविवार की जो तारीख थी वो कौन थी? 26 तारीख थी। तो ये जो तारीख आती है प्रथम स्वतंत्रता दिवस की, ये है 26 जनवरी 1930। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने ये घोषित किया कि हम 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की, मनाने की घोषणा की। तो भारत, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, तो कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। इस दिन भारत का क्या था? प्रथम स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस।
इस दिन की गरिमा को रखने के लिए 26 जनवरी की इस गरिमा को रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी की इस महिमा को रखने के लिए, इस गरिमा को रखने के लिए, इस दिन को यादगार रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत का संविधान लागू किया गया। जबकि संविधान बनकर लागू हो चुका, संविधान बनकर तैयार हो चुका था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बनकर तैयार हो चुका था, उस संविधान को लागू किया गया। कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस 26 जनवरी की मान्यता को रखने के लिए, इसकी गरिमा को रखने के लिए इस दिन को 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? संविधान लागू किया गया। अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके अंदर एक और घोषणा की गई कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलनों में भाग नहीं लेगी, क्योंकि इस वक्त भारत में संवैधानिक सुधारों को लेकर के ब्रिटिश में गोलमेज का आयोजन किया गया था। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाना था, जिसमें भारतीयों को भी बुलाया गया था। उसमें कांग्रेस ने 1929 के इस लाहौर अधिवेशन में कहा कि हम उस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। तो 1929 के इस लाहौर अधिवेशन में एक और घोषणा की जाती है कि कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेगी। हम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करते हैं। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया गया लाहौर अधिवेशन में। तो ये सारी घटनाएं कब हुई? 1929 के इस लाहौर अधिवेशन में हुई। इसके बाद हम देखते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके बाद हम देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब हम देखेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम को देखने से पहले हम ये देखेंगे इसके पीछे की क्या पृष्ठभूमि रही, क्यों इस नियम को बनाना पड़ा भारत के लिए, क्यों ये एक और अधिनियम भारत के लिए बनाना पड़ा, इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि रही। तो इसकी पृष्ठभूमि में हम देखेंगे कि जो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो किस प्रकार से सफल रहे या नहीं रहे। तो इसकी पृष्ठभूमि हम देखते हैं 1931 से, जब गोलमेज सम्मेलन किए गए। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं 1930, 1931 और 1932 में। तो इसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले प्रारंभ होती है गोलमेज सम्मेलन से। गोलमेज सम्मेलन से पृष्ठभूमि देखेंगे गोलमेज सम्मेलन में। तो एक गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930 में। ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया क्योंकि लाहौर अधिवेशन में यह घोषणा की जा चुकी थी कि हम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार करते हैं। तो इसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। और उस वक्त भारत में सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत थी, वो एक ही पार्टी थी। कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी। अब जब कांग्रेस पार्टी ही गोलमेज सम्मेलन में नहीं गई, जिसके लिए ये व्यवस्था करनी थी, जहां पे नियम बनाने थे, जिस भारत की बात वहां पे करनी थी, उस भारत के लोगों के जो प्रतिनिधित्व करती थी, जो कांग्रेस पार्टी ही वहां पे नहीं गई। इस वजह से ये जो गोलमेज सम्मेलन था ये असफल रहा। उसके बाद एक और गोलमेज सम्मेलन होता है 1931 में। 1931 में
दूसरा गोलमेज होता सम्मेलन होता है लंदन में होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है। लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में होता है। इस गोलमेज सम्मेलन में भारत या कांग्रेस की तरफ से सिर्फ एक ही व्यक्ति गए थे, महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने हिस्सा लिया। गांधी जी ने हिस्सा लिया क्योंकि गांधी जी इसमें भाग लेने से पहले गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ। गांधी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड इरविन के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। उस गांधी इरविन समझौते के तहत इन्होंने कहा कि कांग्रेस भी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी, लेकिन गांधी जी के अलावा और कोई भी कांग्रेसी इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने आए। इस गोलमेज सम्मेलन में दलितों की तरफ से भीमराव अंबेडकर ने भी हिस्सा लिया। भीमराव अंबेडकर ने भी हिस्सा लिया। इस गोलमेज सम्मेलन में दलितों की तरफ से किसने हिस्सा लिया? तो भीमराव अंबेडकर ने भी हिस्सा लिया। अब इसमें देखो सिर्फ गांधी जी ही आए थे कांग्रेसी से, बाकी और कोई भी कांग्रेसी नहीं आया था और कोई भी और बड़ा नेता नहीं आया था, इसलिए ये भी सम्मेलन क्या हुआ? असफल रहा। असफल रहा। ये भी जो गोलमेज सम्मेलन था ये भी कैसे हुआ? असफल हो गया, सफल नहीं हुआ। उसके बाद हम एक तारीख देखते हैं 4 जुलाई 1932 की। 4 जुलाई 1932 की एक तारीख देखते हैं जिसमें गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जुलाई 1931। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसके वहां से वापस आने के बाद गांधी जी ने दोबारा फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः प्रारंभ कर दिया था 29 दिसंबर 1931 को। 29 दिसंबर 1931 का ये दिन था। इस दिन क्या हुआ? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ कर दिया। आंदोलन को दोबारा प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दोबारा प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद इस गांधी जी को 1932 की जुलाई में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 जुलाई 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके पूना की नर्मदा जेल में भेज दिया जाता है। गांधी जी ने दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो 29 दिसंबर 1931 को और 7 जुलाई 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूना की नर्मदा जेल में भेज दिया जाता है। इससे कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। जो ये आंदोलन प्रारंभ हो चुका था, अब ये आंदोलन वापस से विश्राम काल में चला गया। ये जो आंदोलन शुरू हुआ था ये वापस किसमें चला गया? विश्राम काल में चला गया। क्रांतिकारियों के मसीहा गांधी जी अब दोबारा से जेल जा चुके थे, तो उसके बाद ये जो आंदोलन प्रारंभ हो रखा था ये अब धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। उसके बाद में 16 अगस्त 1932 को 16
अगस्त 1932 को गांधी जी से मिलने के लिए जाते हैं। 16 अगस्त 1932 को गांधी जी से मिलने के लिए जाते हैं भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर जाते हैं मिलने के लिए। उसके बाद 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाती है, जिसमें इन्होंने दलितों के लिए अलग से निर्वाचन प्रारंभ कर दिया। दलितों के लिए अलग से निर्वाचन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या किया, एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। एक सांप्रदायिक अधिनिर्णय लिया गया जिसके अंदर यह व्यवस्था की गई कि हम दलितों के लिए अलग से निर्वाचन प्रारंभ करना चाहते हैं। हम दलितों के लिए क्या करना चाहते हैं, अलग से निर्वाचन प्रारंभ करना चाहते हैं। इनकी पीछे इनकी धारणा ये थी कि जिस प्रकार हमने 1909 के अधिनियम में और 1919 के अधिनियम में जो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन को प्रारंभ किया था, उससे जो ये स्वतंत्रता संग्राम था थोड़ा धीमा पड़ गया, इनमें फूट पड़ गई। इसी प्रकार से यदि हम इनको भी अलग कर दें तो ये जो स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा है इसमें थोड़ी सी फूट पड़ जाएगी, ये थोड़ा धीरा हो जाएगा और हम आगे लंबे समय तक भारत में शासन कर सकेंगे। और जो क्रांतिकारी अब उठ रहे हैं उनको हम दबा देंगे तो धीरे धीरे हम पूरे स्वतंत्रता आंदोलन को समाप्त कर देंगे और भारत में हमारा शासन यथावत चलता रहेगा। इस प्रकार की धारणा इस सांप्रदायिक पंचायत के पीछे अंग्रेजों की थी, ब्रिटिशर्स की थी। ये चाहते थे भारत में हम लंबे समय तक क्या करते रहे, शासन करते रहे। इन भारतीयों को आपस में इसी प्रकार फूट डालकर लड़ाते रहे, इन सबको एक दूसरे से अलग करते रहे और हम यहाँ पे राज करते रहे। अपनी फूट डालो और राज करो की नीति ने के द्वारा उन्होंने भारत में एक बार फिर से क्या किया कि दलितों के लिए अलग से निर्वाचन को प्रारंभ कर दिया। ये बात अंग्रेजों की ये जो धारणा थी, ये जो मंशा थी, महात्मा गांधी जी को अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी। इसको पढ़ करके उन्हें पता चल गया कि इसके पीछे अंग्रेजों की धारणा क्या है। वो भारत को आजाद नहीं करेंगे, वो भारत को छोड़ने वाले नहीं है। भारत में अब और फूट डालना चाहते हैं, भारतीयों को एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करके ये जो निर्वाचन प्रणाली अलग से प्रारंभ की है, ये अब की है। इस पंचायत की घोषणा को सुनकर के महात्मा गांधी जी ने 20 सितंबर 1932 को, इसके बाद 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन पर बैठ गए। इस घोषणा के बाद इसको समाप्त करने के लिए ये जो नियम बनाया है, ये जो पंचायत घोषित किया है, इसको रद्द करने के लिए 20 सितंबर 1932 को गांधी जी पुणे की नर्मदा जेल में ही अनशन पर बैठ गए, आमरण अनशन पर बैठ गए। इसके बाद इनसे मिलने के लिए पुणे में गए भीमराव अंबेडकर। ये जब गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे, उस वक्त गांधी जी से मिलने के लिए पुणे में कौन गए, तो
भीमराव अंबेडकर गए, उससे कहते हैं पूना समझौता। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो समझौता होता है उसे कहते हैं पूना समझौता। पूना समझौता या इसे पूना पैक्ट भी बोलते हैं, पूना पैक्ट भी इसे कहते हैं। पूना पैक्ट या पूना समझौता भी कहते हैं। 24 सितंबर 1932 की ये बात है। 24 सितंबर 1932। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी आमरण अनशन पर बैठते हैं। उसके 4 ही दिन बाद भीमराव अंबेडकर इनसे मिलने के लिए पूना जाते हैं। पूना की जेल में भीमराव अंबेडकर इनसे मिलने के लिए जाते हैं। इस समझौते को पूना पैक्ट कहा जाता है। इस समझौते के तहत दलितों के लिए जो ये अलग से निर्वाचन प्रारंभ किया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया। इस समझौते के तहत दलितों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। इस समझौते में बहुत सी व्यवस्थाएं की गई थी। ये समझौता बहुत व्यापक है, इसमें बहुत सी व्यवस्था की गई है। जो दलितों के लिए आज जो हम आरक्षण देखते हैं वो इसी समझौते के कारण है। आज हम जो आरक्षण देखते हैं दलितों के लिए वो इसी पूना पैक्ट, पूना समझौता के कारण है। इसमें दलितों को क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया। वो चाहे प्रशासनिक पद हो, चाहे वो गैर सरकारी या सरकारी या राजनीतिक पद हो, कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, उन्हें इस सब में आरक्षण दिया जाएगा। ये समझौता कब किया गया? इसी पूना पैक्ट में हुआ। उन्हें विभिन्न अलग अलग जो मोर्चों पर उन्हें क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया, जिससे ये जो निर्वाचन मंडल है इसको समाप्त कर दिया गया। पूना पैक्ट में गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये जो समझौता होता है, इस समझौते में दलितों के लिए अलग से व्यवस्थाएं शुरू करने के लिए इनको आरक्षण दिया जाता है। लेकिन ये जो निर्वाचन मंडल जो अलग से पृथक इनके लिए निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल बनाया गया, उसको समाप्त कर दिया गया। इसी समझौते के तहत दलितों हेतु आरक्षण आज है। वर्तमान में हम जो आरक्षण देखते हैं इसी समझौते के तहत है। तो आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की ये क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।